सो आज लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई यूएसए इज लाइकली टू लूज दिस वॉर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। सो लेट्स गो थ्रू what are the things that are relevant for this war. So core question, what is the core question that is relevant for this lecture? So can game theory predict how wars unfold? तो game theory के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या हो सकता है या फिर क्या हो रहा है अभी एंड क्या क्या चीजें हो सकती है. So three predictions can we can make regarding this. So first is, will US invade the ground through ground troop, मतलब सोल्जर्स भेजेंगे कि नहीं. तो उसका आंसर तो मोस्टली यस है कि ग्राउंड ट्रूप जाएंगे. सेकंड, न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे. सो मेजरली इट इज द नो. एंड थर्ड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ Luxembourg. तो उसका आंसर यस है. So this lecture is predominantly influenced by Professor Jing. प्रोफेसर जयंग, जो यूट्यूब पे एक चीज पढ़ाते हैं एंड आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. सो दिस इज जस्ट अ समराइजेशन ऑफ दैट इन लिटिल बिट इंग्लिश टोन, या फिर अपना जो हिंदी का थोड़ा टोन होता है उसमें. नाउ what does it claim? So the claim is that if all three predictions occur, the theory is validated. और अगर तीनों तीन नहीं हुए तो फिर यार दिक्कत है. Now what is the key concept over here? यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा आ जाता है, escalation ladder. अब ये escalation ladder क्या है क्या नहीं है, let's discuss. So what is escalation ladder? So a model showing how conflicts gradually intensify. कोई भी कोई भी लड़ाई होती है तो डायरेक्टली क्या वो बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं निकलते. अपने गली मोहल्ले में भी जो लड़ाई होती है वो धीरे 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 एस्केलेट करके फिर लास्ट वाली जो चीज आती है वो आती है. सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली. सो एस्केलेशन लैडर फॉलो करना ही पड़ता है हर एक जगह पे. और वो चीज नेशंस में भी लगती है कि नेशंस भी अगर फॉलो नहीं करते ये एस्केलेशन लैडर तो ये कोई मतलब का नहीं है. दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. क्योंकि नैरेटिव होता है, पीपल के सेंटिमेंट्स होते हैं, वो सब चीजें इसमें फिगर आउट हो जाती है. और व्हाट आर द बेसिक स्टेजेस ऑफ एस्केलेशन अगर देखें, पहला तो है कॉन्फ्लिक्ट, क्या भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, मुंह मुंह बोला हो गया. सो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट होती है. फिर आ जाती है वर्बल हॉस्टिलिटी, कि हाँ भाई गाली गलौज करो या फिर उसको ताने मारो या फिर वो सब जो चीजें होती है वो वर्बल हॉस्टिलिटी में आ जाती है. फिर आ जाता है फिजिकल कन्फ्रंटेशन, कि चलो भाई अब मारकूट करनी है, लड़ाई करनी है, बॉम्ब बॉम्ब फोर बॉम्ब वो सब मारना है. फिर आ जाती है वेपन्स, वेपन्स आ जाता है. एंड फिर फुल ऑन वॉर छिड़ जाता है. सो दिस नीड्स टू बी फॉलोड. अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो दिक्कत है. सो दिस नीड्स टू बी फॉलोड. और इसी वजह से कोई भी एस्केलेशन होती है, कोई भी लड़ाई प्रोग्रेस होती है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द रूल ऑफ एस्केलेशन? एस्केलेशन यूजुअली हैपेंस स्टेप बाय स्टेप एंड नॉट इंटेंसिवली. जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो एक स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है. ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ भाई चलो भाई मैं बड़ा हूँ तो मारना कूटना शुरू कर देता हूँ. बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर for every individual that is there. So what three forces push actors up the escalation ladder? तो कौन से तीन फैक्टर होते हैं? तो पहला तो होता है इमोशन. इमोशंस जहाँ पे आ जाते हैं वहां पे गड़बड़ा जाती है चीजें. सेकंड है पावर. पावर क्या है? पावर एक इतनी गंदी चीज है, जिसके पास है ना उसको छोड़ना नहीं है और जो नीचे है उसको चढ़ते रहना है. सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, और वो होता होना ही है. दैट्स हाउ द वर्ल्ड सिस्टम इज सेट इन फॉर. एंड द थर्ड इज टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी. तो ये तीन चीज के बेसिस पे, तीन फैक्टर्स के फोर्सेस के बेसिस पे ये चीज, तीनों चीजें वी कैन प्रिडिक्ट. नाउ व्हाट इमोशंस ड्राइव द एस्केलेशन? तो ये जो एस्केलेशन होना है वो कैसे होगा? पहला तो गुस्सा आ गया, कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा तो वो चलो बम फोड़ देते हैं या फिर उसका स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में कुछ ना कुछ करते हैं. दूसरा आ जाता है अपना प्राइड. हाँ भाई मेरा घमंड है. सेकंड इज ऑफ ईगो. जो घमंड आ जाता है लोगों में, और कि भाई हाँ मैं तो बर्बाद करते ही रहूंगा. दैट इज द सेकंड थिंग. और तीसरा है डर, ह्यूमिलिएशन का डर, कि अगर ये स्टेप नहीं लिया तो ह्यूमिलिएशन आ जाएगा, लोग गाली देंगे ऊपर से. सो दिस आर द थ्री स्टेप्स, कि अगर ये तीन स्टेप्स नहीं है तो फिर दिस आर द इमोशंस दैट ड्राइव द एस्केलेशन. जो ये मैंने बात की कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर जाना है. तो पहला तो एज वी सेड के एंगर, गुस्सा होगा तो फिर करना ही है. सेकंड आ जाती है प्राइड की चीजें, ईगो वाली मैंने जो बोली. एंड थर्ड इज ह्यूमिलिएशन, कि भाई अगर ये नहीं किया, एस्केलेशन नहीं किया तो डांट पड़ेगी, मतलब गाली खाओगे लोगों की. तो ये चीज वैसी हो जाती है. नाउ व्हाट एलिमेंट्स ऑफ पावर इन्फ्लुएंस द इमोशन एस्केलेशन? तो अगर बात करें कि पावर में क्या क्या चीजें आ जाती है, तो पहला तो आ जाता है मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि भाई यूएसए की बड़ी है, फिर वो तो अपना जुस्सा दिखाएंगे. सेकंड टेक्नोलॉजी आ जाती है. टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसराइल है या फिर यूरोप है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सही है, एंड दे हैव गॉट डिसेंट डिसेंट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड उस पे दे कैन बैक ऑन इट.
हाँ भाई, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज। एक्सेस टू द रिसोर्सेज जिसके पास अच्छे होंगे, वो बोल सकता है हाँ भाई मैं पावरफुल हूँ। तो दिस वे से एस्केलेशन बढ़ता है, एंड ये तीन चार फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये हो सकती है। नाउ व्हाई डू एक्टिव एक्टर्स जस्टिफाई देयर एक्शन स्ट्रेटेजिकली? नाउ कुछ भी करेंगे तो जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा, ऐसे ही तो कुछ नहीं कर सकते। सो टू मेंटेन सपोर्ट फ्रॉम द एलाइज, तो ये जस्टिफाई क्यों करते हैं? पहला तो है टू मेंटेन द सपोर्ट फ्रॉम द एलाइज, कि यूएसए अगर कुछ भी करेगा तो इजराइल को जवाब देना पड़ेगा, इजराइल कुछ भी करेगा तो यूएसए को जवाब देना पड़ेगा। अगर ईरान कुछ करेगा तो उसके जो अलाइज है, चाइना जो बैक साइड से कुछ ना कुछ कर रहा है, रशिया कुछ ना कुछ कर रहा है, सो उनको जवाब देना पड़ेगा कि व्हाट इज देयर। सेकंड आ जाता है पब्लिक ओपिनियन। भाई पब्लिक ओपिनियन तो मैटर करेगा ना भाई, किसी को भी फेम अगर मिला है, सो उसके लिए तो पब्लिक सबसे बड़ी चीज है। पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है कि इस ये जो वॉर हो रहा है उसमें पब्लिक ओपिनियन कहाँ जा रहा है। एंड थर्ड इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका तो अब रेलेवेंस रहा ही नहीं क्योंकि सब यूएस के नीचे आ चुका है। सो दैट हैव गॉन आउट ऑफ पिक्चर। तो ये चीज तो पूरी की पूरी बाहर ही निकल चुकी है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हो जाती है। सो मेजरली ये दो चीज ही रहती है, जो है अलाइज और पब्लिक ओपिनियन। ये दो तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसको अलाइज मेंटेन करने पड़ेंगे, या फिर लोगों के बीच रहना है तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करेगा। सो व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द लेक्चर? ये जो लेक्चर जिन्होंने प्रोफेसर जियांग ने लिया है, वो बोलते हैं कि कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट। डोमिनेंस नहीं करना, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस नहीं करना। एंड व्हाट डज दिस मीन? विनिंग वॉर डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग द एस्केलेशन, नॉट द मैक्सिमम फोर्स। क्या भाई, हंसते हैं कौन पहले बटन दबाएगा, वो उसका कंट्रोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बटन दबाने से पहले। सो दैट इज हाउ द वॉर्स आर डेसिफर्ड एंड हाउ द वॉर्स आर डिसाइडेड, एंड दिस इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ दिस। नाउ व्हाट एडवांटेजेस कम फ्रॉम कंट्रोलिंग द एस्केलेशन? जैसे मैंने बोला कि एस्केलेशन कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पूरा डिमोलिशन हो जाए, उससे अच्छा कंट्रोल वे में ऊपर 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 जाए। नाउ फर्स्ट इज बेटर टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, के सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बेसिस पे अपने जाते हैं। फिर मैनेजिंग पब्लिक परसेप्शन, कि भाई सामने वाले को उड़ा ही दोगे तो ह्यूमैनिटी पे सवाल आ जाएगा ना, कि उसको उड़ा ही दिया पूरा का पूरा, कुछ किया नहीं, कुछ ऐसा एस्केलेशन नहीं हुआ है, कुछ धीरे धीरे हुआ नहीं, उसके पहले ही तुमने उड़ा दिया पूरा का पूरा। सो वो एक चीज भी उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। थर्ड इज मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी, कि हाँ भाई मैंने अटैक किया है तो ये रीजन था, ये नैरेटिव था, ये स्टोरी थी, उसके बेसिस पे मैंने किया था। सो दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम एस्केलेटिंग, कंट्रोलिंग द एस्केलेशन। नाउ व्हाट थ्री स्ट्रेटेजिक क्वालिटीज डज कंट्रोल क्रिएट? पहला तो आ जाता है फोकस क्रिएट करता है वो चीज। व्हाई डज इट क्रिएट द फोकस? और थ्री स्ट्रेटेजिक क्वालिटीज दिस कंट्रोल क्रिएट। पहला तो फोकस आ जाता है कि भाई हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे तरफ आ रही है। फिर क्लैरिटी बढ़ जाती है एंड रिजॉल्व आ जाती है। ना ये चीज किससे सिमिलर है अगर बात करें, तो ये एक स्कूल के बुली जैसी मॉडल है। अगर बात करें तो व्हाट डज द स्कूल बुली मॉडल सेज? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बुली सिस्टम? कि एक बड़ा बड़ा तोप सा है, उसके टिटुर पिटुर सब है, और यहाँ पे कोई आता है। सो यहाँ पे कोई भी कैफे में आता है चाय पीने या फिर कुछ करने, तो ये सब है ना कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करता है कि भाई हाँ कैफे में बैठने का टैक्स। अब बुली डोमिनेट्स द कैफेटेरिया, तो ये अपना बुली है। फिर हिज गैंग कलेक्ट्स द टैक्स, तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लाई टू अवॉइड द ट्रबल, कि जो दूसरे जब स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भाई छोड़ो ना यार, कौन मगजमारी करता रहे, इससे अच्छा कंप्लाई करके छोड़ देते हैं, माथा फोड़ी कौन करे। तो ये सब कंप्लाई करते रहते हैं, हाँ भाई इसको टैक्स दो, और इसका पावर बरकरार रहता है, रहता है। नाउ व्हाट डिसरप्ट्स दिस सिस्टम? ये सिस्टम को बर्बाद कौन करेगा या फिर डिसरप्ट कौन करेगा? तो एक कोई स्टूडेंट नया आया स्कूल में, जो बोलता है कि मैं इस सिस्टम को फॉलो करना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं क्या, मुझे नहीं फॉलो करना है ये सिस्टम, मुझे नहीं भरना टैक्स, मैं क्यों भरूँ यार, मैं कैफे में खाना आया हूँ, पीने आया हूँ, मैं तुम्हारा टैक्स क्यों भरूँ? तो जब कोई ऐसा बोलता है तब इस बुली को क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार साला मेरी सिस्टम जो मैंने सेट इन की थी, वो ये कुछ यहाँ पे घोटाला हो रहा है। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस चैलेंज अगर बात करें, तो अ, जो ये मैंने बोला कि ये जो नया स्टूडेंट है उससे क्या होता है, ऑथोरिटी इज क्वेश्चन, कि उसकी जो अपना बड़ा वाला गुंडागर्दी था, उसकी एक ऑथोरिटी जो होती है वो क्वेश्चन होनी शुरू हो जाती है, एंड वल्नरेबिलिटी बिकम्स विजिबल। अब क्या होता है कि इसके पास वैसे देखे ना तो कोई पावर तो है नहीं ऐसी, सच। इसकी अगर बात करें, अपना जो बुली है, जो बड़ा वाला बुली है, उसके पास एज सच कोई पावर नहीं है कि हाँ भाई वो दुनिया को बर्बाद कर देगा या फिर इन सबको कुछ मार खार के कुछ कुछ ना कुछ कर लेगा, उसके पास वो पावर है ही नहीं। बट वो क्या है कि हाँ, हवा में रहता है कि हाँ भाई मेरे पास पावर है क्योंकि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो वो एक हवा में रहता है, एंड जब ये उस चीज को क्वेश्चन करता है तो उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज आ जाती है। एंड फिर क्या होता है कि दूसरे जो लोग होते हैं
अदर्स ऑल्सो बिगिन टू रेजिस्ट कि ये लोग अगर ये ऐसा करना शुरू कर दिया, एंड तो फिर इन लोगों को भी लगेगा कि भाई हम लोग क्यों टैक्स भरे, हम लोग क्यों इसको पैसे दे, मुझे क्या टैक्स देना मुझे। सो दिस इज व्हाट क्रिएट्स दैट अदर एक पूरा ग्रुप भी दूसरा भी ऐसा करना शुरू कर देता है कि भाई हमें भी नहीं देना, जाओ। इसकी एक डोमिनेंस शुरू हो जाती है कि भाई इसको इसको एक ऐसा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई हम भी इसके इसके ग्रुप में ज्वाइन होना शुरू जो हो जाते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं। नाउ दिस इज व्हाट उसको लगता है। नाउ व्हाट डज अ बुली लूज पावर, व्हाई डज द व्हेन डज द बुली लूज द पावर, व्हेन फियर डिसअपियर्स एंड क्रेडिबिलिटी कोलैप्सेस। जब ये इन सबको डर लगना खत्म हो जाता है, ये जो अपना ट्यूटर-पुटर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ऐसा लगता है कि भाई इसका जो पावर है ना वो ठीक है, बोलता रहता है बट उतना है नहीं। और जब वो क्रेडिबिलिटी उसको दिखती है ना कि मेरी जा रही है, मेरे से पावर जा रहा है, सो जब फी उसको जब लगता है कि हाँ भाई मेरे हाथ से जाने वाला है, तब वो चालू करता है अपना खेल। सो व्हाट लेसन डज़ दिस इलस्ट्रेट? पावर डिपेंड्स ऑन द परसीव्ड लेजिटिमेसी। कि उसके पास एज़ सच कोई पावर ऐसी नहीं थी कि भाई वो मार काट के कुछ ना कुछ कर देगा। बट वो परसीव्ड लेजिटिमेसी, परसीव्ड वैल्यू इतनी ज़्यादा है, परसीव्ड पावर उतनी है उसकी कि पीपल स्टार्ट सीइंग हिम एज़ वाह भाई! माई बाप है हमारा। सो दैट्स व्हाट दिस थिंग क्रिएट्स। नाउ हाउ इज़ दिस एनालॉजी अप्लाई टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? जो ग्लोबल ऑर्डर बिहेव्स लाइक अ बुली सिस्टम। ये जो ग्लोबल ऑर्डर है वो भी यही चीज कर रहा है जो अपने इट्स इट्स सेड के छोटी जगह पे जो चीज हो रही है ना वही चीज बड़ी जगह पे हो रही है। इट्स जस्ट प्लेयर्स दैट चेंज, गेम सेम चल रही है। सो गेम थियरी यही एक्सप्लेन कर रही है, प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, गेम अल्टीमेटली वही चल रही है। सो गेम क्या चल रही है, ये जो बुली वाली सिस्टम है ना, दैट्स द अल्टीमेट गेम दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये जो यूएस है वो बुली बन के बैठा है और जो भी उसकी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा ना, उसको मार काट कर रहा है। दैट्स द थिंग, क्योंकि उसके पास एज सच ऐसी कोई पावर नहीं है। वो परस्यूड पावर है। लोग मानते हैं कि हाँ भाई उसके पास पावर है। बट दैट्स व्हाट इज ट्रिगरिंग देम। सो हू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट पावर? तो मैंने जैसे बोला, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। कि यूनाइटेड स्टेट्स ये जो डोमिनेंट पावर है, जो बुली सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हू रिप्रेजेंट्स द सबऑर्डिनेट एक्टर्स? ये जो दूसरे एक्टर्स है वो कौन-कौन है? जो भी अदर स्टेट्स है, जो भी अपने जितने भी कंट्रीज बोलते हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो है। What destabilizes the system? When weaker actors refuse compliance. कि ईरान ने बोला कि भाई नहीं करना मुझे, तुम्हारी सिस्टम फॉलो नहीं करनी, क्या कर लोगे? And that's where the war have been, acting out on same. Now, what escalation ladder does attribute to the US? तो यूएस बोली है, देख, यूएस के पास एक ही चीज है, तो उसको मारना ही पड़ेगा। उसको उसकी पावर पावर लेजिटिमेटली परस्यूड वैल्यू बरकरार करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? मारो। उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इफ यू सी कि वो जो बुली पावर है वो सिर्फ एक ही चीज से क्रेडिबिलिटी या फिर उसकी मेंटेन हो सकती है, वो है मारना। एंड दैट्स व्हाई एस्केलेशन लैडर उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा वरना पब्लिक मार देगी उसको। सो दैट्स व्हाई क्या हो सकता है कि पहला तो है लीडरशिप डीकैपिटलाइजेशन। सामने वाली जो कंट्री है जो वॉर पे है, उसके लीडर को ही उड़ा दो। तो वही चीज़ की। फिर आ जाती है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना शुरू करो। क्योंकि सिविलियन पे नहीं कर सकते। अगर सिविलियन पे किया तो वो उसकी पब्लिक मारेगी। तो भाई साला कुछ किया नहीं है तो बस सिविलियन को क्यों मार रहे हो? तो दैट्स वेयर मिलिट्री को ही मारना पड़ेगा। फिर आ जाती है इकोनॉमिक सैंक्शंस। हाँ भाई बंद कर दिया। ईरान के साथ ट्रेड बंद कर दिया या फिर इस कंट्री के साथ ट्रेड बंद कर दिया। वो करना पड़ेगा। बिकॉज़ एज़ आई सेड डायरेक्ट मार नहीं सकते। मारना शुरू कर दिया तो वो ह्यूमन ह्यूमन एलिमेंट आ जाएगा कि उसको मार क्यों रहे हो ऐसे ही। फिर आ जाता है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई इकोनॉमिक सैंक्शन से भी अगर नहीं संभल रहा है तो फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाती है। फिर आ जाता है सीक्रेट वेपन्स कि हाँ भाई बायोलॉजिकल कोई वेपन्स, सीक्रेट वेपन्स कुछ भी हो सकते हैं या कोई भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल दिया और वो फट गया या फिर ऐसा कुछ भी जो न्यूक्लियर नहीं है। सो वो सीक्रेट वेपन्स हो सकते हैं। देन दे हैव टू फॉलो द केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स जो आज तक कभी दुनिया में यूज़ नहीं हुए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सल्फर का रेन करवा दिया, या फिर जो बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये पूरी उनको फॉलो करनी ही पड़ेगी एस्केलेशन लैडर। उसके बिना दे कांट जस्टिफाई देयर एक्शंस। क्योंकि अगर ये नहीं किया, तो ये जस्टिफाई कैसे करोगे? अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए और उससे नहीं टूट रहा है कंट्री, तो ये जस्टिफाई कैसे करोगे? सो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जस्टिफिकेशन कैसे करोगे इस इन सब चीज़ों का? अगर डायरेक्टली यूज़ कर दिया, डायरेक्टली केमिकल वेपन्स यूज़ कर दिए, तो दुनिया वाले पूछेंगे ना, उसकी खुद की पब्लिक पूछेगी कि क्या कर रहे हो? क्यों केमिकल वेपन्स? शांति रखो, एक-एक चीज़ पे जाओ। दिस इज़ द एस्केलेशन लैडर दैट यूएसए को फॉलो करना ही पड़ेगा। वेयर डू न्यूक्लियर वेपन्स अगर बात करें तो न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे बैठे हैं? तो इट्स सिटिंग एट वेरी टॉप, सबसे ऊपर है।
सबसे लास्ट स्टेप है न्यूक्लियर वेपन्स। कुछ नहीं चला और कुछ ही नहीं बचा रहा, तो फिर उसको न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने पड़ेंगे। एंड हाउ इज़ ईरान स्ट्रैटेजी डिफरेंट? ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है? वो जो अपना bully का सिस्टम है, अगर इसकी बात करें तो इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, कि भाई मैं अपना एक यहाँ से आधा ऐसा कुछ बना दूं, या फिर ऐसा करूं कि मैं एक दूसरी ही सिस्टम बनाऊं जिसमें टैक्स कम हो सकता है। कुछ भी उसके पास बहुत सारे वेज है। अगर जो दूसरा बाहर का बंदा है जो सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा, उसके पास तो वेज बहुत सारे पड़े हैं ना। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो अगर बात करें, ईरान के पास क्या है, सिलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल एस्केलेशन का पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी चूज कर सकता है। एंड व्हाट एक्शंस कुड ईरान टेक अकॉर्डिंग टू द लेक्चर, तो मतलब उन्होंने ऐसा बताया दैट दे कैन स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स, क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कुछ भी कर दो, अटैक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेट ऑयल प्रोडक्शन ऑफ जीसीसी कंपनीज, स्ट्राइक डीसैलिनेशन प्लांट्स जो जीसीसी कंपनीज के, जीसीसी कंट्रीज के हैं। So, इसके पास तो बहुत सारी चीज अवेलेबल है ना ईरान के पास। बट यूएस बहुत स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह पे फंस चुका है ना कि उसके पास मिलिट्री एस्केलेशन के सिवा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। उसको एस्केलेशन करना ही पड़ेगा, उस लैडर में जाना ही पड़ेगा जो फॉलो करनी पड़ेगी, और वो लीनियर है। और वो ईरान में भी पता है। अपने को लगता है कि ईरान के जो अयातोल्ला या फिर वो जो वो सब है, वो लोग कंट्री रन करते हैं, वो लोग नहीं करते। इफ यू सी, वो जो है वो एक सिर्फ परसीव्ड वैल्यू है, बाहर की वैल्यू है। अगर वॉर में जो चीज है जो चल रही है, वो तो उसके साइंटिस्ट और न्यूक्लियर जो एकदम सेम माइंडेड पीपल होता है ना, वो सब न्यूक्लियर वॉरहेड जो ये सब मिलिट्री में घुसे रहते हैं। वो जो परसीव्ड वैल्यू है वो तो पीपल को लोगों को संभालने के लिए, लोगों के बिलीफ्स को संभालने के लिए, क्या ताकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कर दे। सो दैट इज अ जस्ट दैट दैट इज जस्ट क्या बोल सकते हैं, एक परसीव्ड वैल्यू ही है वो चीज, कि हाँ भाई बताने के लिए कोई अलग है और करने वाला कोई अलग है। सो दैट्स व्हाट दिस एंटायर सिनेरियो इज। नाउ व्हाट स्ट्रेटेजिक डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान? तो अगर यूएस की स्ट्रेटेजी देखे तो एज आई सेड कि उसको लीनियर एस्केलेशन ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है। ईरान स्ट्रेटेजी क्या है कि उसके पास तो फ्लेक्सिबल डिसीजन ट्री है ना, कि ये करेंगे तो ये हो सकता है, अगर ये नहीं किया और इसके वजह पे ये किया तो ये हो सकता है, नहीं ये किया तो फिर ये हो सकता है, अगर ये भी नहीं करना और ये किया तो उसका अलग रास्ता, इसका अलग रास्ता। सो उसके पास फ्लेक्सिबल डिसीजन ट्री है। यूएस के पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जाओ मारो ठोको। वही चीज उसको उसको बैकफायर करने वाली है अल्टीमेटली। शायद 4 साल 5 साल भी चला जाए वॉर में, दिक्कत नहीं है, बट पैसे, पैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो वॉर्स डिसाइड करती है कि भाई कौन कितने पैसे फूक सकता है इस चीज में। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लैडर एंड अ डिसीजन ट्री? लैडर है वन स्टेप लीड्स टू द नेक्स्ट, तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड डिसीजन ट्री मल्टीपल अप्रोच है। क्या करेगा ईरान, क्योंकि ये वॉर अब है ना, ईरान पे डिसाइड करेगा कि ईरान कौन सा स्टेप ले रहा है नेक्स्ट। क्योंकि उसको तो यूएसए के पास एक ही है कि जाओ एक स्टेप और एक स्टेप और एक स्टेप और। एंड न्यूक्लियर वेपन्स इन दिस टाइम एंड एज बहुत मुश्किल है यूज करना। एंड सो व्हाई डज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड द लेवरेज? इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर द ओपोनेंट्स। तो भाई पता ही नहीं है कि वो सामने वाला बुली मॉडल में अगर बात करिए, स्कूल वाला जो मॉडल अपने यूज किया, पता ही नहीं है कि ये करने क्या वाला है। तो ये क्या कर लेगा? कौन-सी स्ट्रैटेजी बना लेगा इसका रिस्पॉन्स समझने के लिए। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द यू नो इन द एंटायर वर्ल्ड। नाउ व्हाट 4 डायमेंशंस डज़ वॉरफेयर ऑपरेट इन? हम 4 डायमेंशंस देखे जिसमें ऑपरेट करता है कोई भी वॉर। तो पहला तो होता है नैरेटिव, कि पब्लिक ओपिनियन क्या है? नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ इफ यू सी कोई भी चीज़ है नैरेटिव पे चलती है। नैरेटिव जितना स्ट्रांग है उतनी चीज ज्यादा चलेगी। द सेकंड इज पॉलिटिकल, मैनेजिंग अलायंसेस एंड लेजिटिमेसी। तो भाई जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई रीजन तो होना चाहिए, कि उसको उड़ा दिया तो ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उड़ा दिया, बस मन किया उड़ा दिया। देयर नीड्स टू बी अ नैरेटिव एंड अ पॉलिटिकल रीजन। फिर आ जाता है इकोनॉमिक, ट्रेड प्रेशर, सैंक्शंस, रिसोर्स कंट्रोल। और फिर लास्ट में आता है मिलिट्री, डायरेक्ट बैटलफील्ड ऑपरेशंस। तो ये तीन चीज जब ये चारों चार चीज जब मिक्स होती है, तब देयर आर वेरी कंस्ट्रेंट्स जो कंट्री को फॉलो करनी पड़ती है, एक लीडर को फॉलो करनी पड़ती है। क्योंकि अगर कुछ भी कर दिया तो इस 4 में से कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा। सो दैट्स व्हाट दिस वॉर इज गोइंग ऑन नाउ। What key insight is there? So military power alone does not determine does not determine the victory. हाँ भाई, भले यूएस के पास ऐसी बड़ी मिलिट्री है, क्या कर लोगे? इन दूसरे तीन का क्या करोगे? नैरेटिव नैरेटिव का क्या करोगे? पॉलिटिकल अलायंसेस का क्या करोगे? इकोनॉमिक सैंक्शंस का क्या करोगे? तो एक मिलिट्री फैक्टर अगर स्ट्रांग है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जीत ही जाएगा। अल्टीमेटली ये चारों चार चीज डिटरमाइन करेगी दैट वेदर दे विल बी विनिंग और नॉट। व्हाट इज द कॉस्ट पिरामिड ऑफ वॉरफेयर? अगर कॉस्ट पिरामिड की बात करें, सो डिफरेंट मिलिट्री सिस्टम्स हैव डिफरेंट कॉस्ट्स। कोई भी
अब कॉस्ट तो लगेगी ना भाई, इंसान को भेजने के लिए कॉस्ट लगेगी, प्लेन को भेजने के लिए कॉस्ट लगेगी, या फिर कुछ भी, नेवल फोर्सेस है, एयर फोर्सेस है, सबको भेजने के लिए कॉस्ट लगती है। अब व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम द चीपेस्ट टू द मोस्ट एक्सपेंसिव? तो अगर बात करें तो पहला तो है इंसान की कीमत, तो क्या ही है यार, मार दो, क्या फर्क पड़ना है। तो दैट व्हाट द इन्फेंट्री, इन्फेंट्री सोल्जर्स सबसे कम होती है इस चीज में। फिर आ जाती है आर्मर, आर्टिलरी, जो भी गोला बारूद बारूद जो बंदूक है, वो सिर्फ वो सब आ जाती है। फिर आ जाते हैं नेवल फोर्सेस। नेवल फोर्सेस का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, शिप वहां तक ले जानी पड़ती है और वो सब चीजें आ जाती है। फिर आ जाती है एयर फोर्सेस। एंड एयर फोर्सेस जनरल चीज है ना कि प्लेन की कीमत वैसे भी ज्यादा ही होनी है। दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम लो टू हाई। आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, सो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, बट जस्ट ऊपर ऊपर मोटा मोटी आपने बात करा तो यही चीज होनी है कि भाई बहुत सिंपल सी बात है कि ये यही ऑर्डर फॉलो होना है जो भी है, कि भाई कॉस्ट का तो यही ऑर्डर है ना। व्हाट टाइप्स ऑफ फेवर्स चीपर फोर्स? तो वॉर्स ऑफ एट्रिशन जो होते हैं, या फिर जो लड़ाई वाली होती है, वो ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई अच्छी होती है। और व्हाट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम डज द लेक्चर एट द यूएस? तो इसमें क्या हो रहा है कि यूएस मिलिट्री कॉस्ट पिरामिड इज इन्वर्टेड। देखिए, तो कॉस्ट यहाँ से यहाँ जानी चाहिए कि भाई ये सबसे सस्ता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यूएस क्या कर रहा है? यूएस उल्टा चल रहा है कि यूएस ने क्या किया कि पहले एयरफोर्स भेजे, फिर नेवल भेजेंगे, फिर आर्मर भेजेगी, और फिर इन्फेंट्री भेजेगी। सो उसका पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर ही रिवर्स हो चुका है। एंड वो रिवर्स होना बहुत घातक है, बिकॉज इट्स कॉस्टिंग वॉर, मतलब इट्स कॉस्टिंग मनी, वॉर इज कॉस्टिंग मनी टू देम। एंड बैलेंस शीट में वो चीज दिख रही है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही इन्वर्ट कर दिया। एंड वेयर डज द यूएस डोमिनेट? तो यूएस ने क्या किया कि एयर पावर और नेवल पावर ने डाल दिया। सो व्हाट वीकनेस डज द लेक्चरर सजेस्ट? फ्यूअर इन्वेंट्री फोर्सेस, की जब तक इन्वेंट्री नहीं जाएगी, इन्वेंट्री इन्फेंट्री नहीं जाएगी, लोग सोल्जर्स नहीं जाएंगे, उतरेंगे, तब तक ये चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉस्ट मार देगी उन लोगों को। एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डज दिस क्रिएट? एयर पावर अलोन कैन नॉट सस्टेन द लॉन्ग वॉर्स, कि भाई कितना कितना प्लेन उड़ाओगे, कितना ऊपर से बॉम्बर्स गिराते रहोगे, वो एयर की जितने भी पावर है आपकी, वो वॉर्स सस्टेन नहीं कर पाएगी। एंड व्हाट डज द लेक्चर प्रेडिक्ट अबाउट द कर्व्स? तो लॉन्ग वॉर्स रिक्वायर्स लार्ज इन्वेंट्री फोर्सेस के, उसमें तो इन्फेंट्री चाहिए होगी, सोल्जर्स चाहिए होंगे। एंड व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन? सो ग्राउंड ट्रूप्स इवेंचुअली विल बिकम इनएविटेबल, कि उनको डालना ही पड़ेगा, वरना उनके है ना कॉस्ट फट जाएगी ये वॉर लड़ने लड़ने में। सो दैट्स व्हाट द एंटायर थिंग राइट नाउ इज हैपनिंग। नाउ अगर देखें तो व्हाट आर द की प्लेयर्स? तो की प्लेयर्स कौन है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसमें से जो कन्वर्जेंस निकलेगा कि हाँ भाई इसका ये ऑब्जेक्टिव, इसका ये ऑब्जेक्टिव, इसका ये ऑब्जेक्टिव, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसमें से जो कन्वर्जेंस निकलेगा कि हाँ भाई सबके ऑब्जेक्टिव में ये चीज ऐसी है, वो सबको चाहिए, एंड दैट विल बी रिजल्टिंग द वॉर। वो चीज हो सकती है। नाउ अगर यूएसए की बात करें तो उसको क्या करना है कि उसको इरानियन पावर को डिस्ट्रॉय कर देना है, कि भाई हाँ जो भी है, अयतोला है, जो भी हो है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। कंट्रोल मिडल ईस्ट, क्योंकि उनके पास एनर्जी है। लड़ाई तो अल्टीमेटली एनर्जी के लिए ही है, ये रिसोर्सेस, ऑयल, एनर्जी क्राइसिस उसके लिए ही है। एंड देन थर्ड इज मेंटेन द ग्लोबल डोमिनेंस, के भाई हाँ बुली के पास, एज आई सेड, यूएसए एक बुली है, और उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नाउ अगर हम देखें तो ईरान के पास क्या ऑप्शन है? तो ईरान के पास क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करो, फिर यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको कंट्रोल करो, एंड अल्टीमेटली इजरायली जो पावर है उसको भी थोड़ा बहुत लिमिट करके चले। एंड अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास क्या ऑप्शन है? सो दे हैव एलिमिनेट द ईरानियन थ्रेट। फिर आ जाती है मेंटेन द रीजनल सिक्योरिटी डोमिनेंस, के भाई इसराइल को तो वो उस पार्ट का जो भी है वो सब चाहिए। एंड सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? कि भाई मैं तेल का बादशाह बन जाऊं, सो इट्स वांट्स वीकन ईरान को तोड़ दूं। फिर आ जाता है मेंटेन द गल्फ इन्फ्लुएंस, के जीसीसी जो कंट्रीज है गल्फ में, उसमें सऊदी अरेबिया बड़ा हो जाए, एंड सिक्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सर्वाइवल। क्योंकि अगर देखें तो सऊदी अरेबिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ईरान वॉर जीत गया तो फिर वो पूरा कंट्रोल कर लेगा ना जीसीसी। तो उसके पास भी एक एक तरीके से देखे तो ऑप्शन है ही नहीं, कि वॉर में घुसना ही पड़ेगा अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया को। एंड वंस सऊदी अरेबिया एंटर्स, फिर पाकिस्तान को भी घुसना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव पैक्ट किया, जब जब भी सऊदी अरेबिया वॉर पे जाएगा तब पाकिस्तान को भी आने पड़ेगा। तो दैट्स हाउ द होल सिस्टम, होल गेम हैव बीन डिजाइन्ड, कि अगर सऊदी अरेबिया वॉर में एंटर हो चुका तो पाकिस्तान भी आ जाएगा। एंड दिस इज द थिंग। नाउ देयर इज अ थियरी कॉल्ड एज हार्टलैंड थियरी। अगर हार्टलैंड थियरी की बात करें तो वो क्या बोलती है? यूएसए यहाँ पे है, बाकी सब यहाँ पे इंडिया, चाइना, रशिया, अपना मिडल ईस्ट, जो भी गिन लो, जो भी दूसरा है। सो वेस्ट एंड ईस्ट वाली चीज है। तो ये यूएसए फायदे में कब रहेगा? जब ये सब डिवाइडेड रहेंगे। उसका वही पर्पज है कि ये सब जितने डिवाइडेड रहे, जितना बांटते रहे, उतना बांटने दो उन लोगों को। क्योंकि जब तक ये लोग नहीं बांटते रहेंगे ना, तब अगर ये लोग एक हो गए ना, तो फिर मेरी मारेंगे। तो ये वैसी चीज हो चुकी है।
तो उनको वैसा ही चाहिए कि भाई ये लोग लड़ते रहे, ये लोग झगड़ते रहे, एंड अगर झगड़ना नहीं, वो लोग नहीं झगड़ रहा तो मैं झगड़ने बैठ जाऊंगा उन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों को मैं एक नहीं होने दे सकता। दैट इज द थिंग, हार्टलैंड थियरी, कि उसको वो तोड़ता हुआ ही दिखना चाहिए उसको, टूटता हुआ ही दिखना चाहिए। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, यूएसए वही करने की ट्राई कर रहा है लास्ट 50-60 सालों से, कि भाई इसको साथ में मत आने दो, अगर साथ में आ गया तो मेरी मार लेगी। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। So what does this theory claim? So control of Eurasia's interior leads to the global power. तो मैंने जैसे बोला कि इनको कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा यूएसए को पावर डोमिनेंस के लिए। एंड व्हाट स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन इज सजेस्टेड दैट प्रिवेंट मेजर यूरेशियन पावर्स फ्रॉम यूनाइटिंग। अगर ये पूरा यूरोप, रशिया, इंडिया, चाइना सब भेगा हो गया तो यूएसए की तो मार ही लेगा ना, वो तो कंप्लीट डिजास्टर ही है उन लोगों के लिए। एंड दैट्स व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम, के इन लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना। एंड व्हाट लेसन डज द लेक्चर एम्फसाइज? वॉर इज नॉट प्योरली मिलिट्री, एंड व्हाट एलिमेंट्स डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ द वॉर। तो उसमें चीजें आ जाती है, नैरेटिव्स आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, लेजिटिमेसी आ जाती है, सब चीजें एक साथ टेबल पे आ जाती है। एंड दिस इज व्हाट डिटरमाइंस द थिंग्स के कहाँ जाएगा वॉर का अल्टीमेट आउटकम। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक रूल? एस्केलेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। वो ऐसा नहीं कर सकते गोला बारूद पे कुछ भी मार काटना शुरू कर दिया। वो कंट्रोल वे में से ही ऊपर जाना पड़ेगा, वरना पब्लिक मारेगी उसको। सो व्हाट हैपेंस इफ एस्केलेशन बिकम्स अनकंट्रोल्ड? मैंने जैसे बोला कि क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो जाएगी, जस्टिफिकेशन क्या दोगे उनको? अलायंस वीक हो जाएंगे कि भाई जिसने सबसे ज्यादा ऐसा कर दिया कि भाई किसी ने डायरेक्ट मार ही दिया, तो फिर उसपे जो अलायंसेस है वो भी बोलेंगे हाँ हम इनके साथ नहीं है, इसने किया, हमने नहीं किया। सो दैट इज व्हाट विल हैपन। जो ग्राउंड लेवल पे हमारी लाइफ में हो रहा है, वही चीज ऊपर के लेवल पे इलाइट्स में हो रही है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर फियास्को। एंड द कॉन्फ्लिक्ट एक्सपांड्स के भाई हाँ, अगर ये भी अलायंस भी ना बोल देगा तो फिर वो भी इसके साथ बाजने लगेगा। सो दैट इज व्हाट द एंटायर सिनेरियो इज। एंड या, दिस वाज द थिंग दैट जस्ट वांटेड टू गेट थ्रू इन अ प्लेन सिंपल हिंदी, या फिर एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या हो रहा है, जो न्यूज़ में कवर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि बिकॉज़ न्यूज़ इज़ बेसिकली नैरेटिव ड्रिवन। एंड मुझे कोई नैरेटिव से फ़र्क नहीं पड़ना है, बिकॉज़ दिस इज़ द एंटायर insightful content that is required to be shared. And if you find this insightful, do share this with someone who thinks amazing just like you.